हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ये ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, ह्यूमन का ब्लड सर्कुलेशन है। तो ये अध्याय 6 है, जैव प्रक्रम मतलब कि लाइफ प्रोसेसेस। इंग्लिश में आप लाइफ प्रोसेसेस कहेंगे एंड हिंदी में आप उसको जैव प्रक्रम कहेंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन है ह्यूमन में। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ह्यूमन में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, या फिर कह सकते हैं आप ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है ह्यूमन में, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? हार्ट का रोल होता है ना। हार्ट क्या करता है? देखिए, जो ब्लड सर्कुलेशन है इसको डबल सर्कुलेशन भी कहा गया है। सबसे पहले तुम ये जानेंगे कि डबल सर्कुलेशन इसको क्यों कहा गया है। डबल सर्कुलेशन इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब कि ऐसा ब्लड जो कि इम्प्योर है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। सबसे पहले इम्प्योर ब्लड जो होता है वो हार्ट के अंदर आता है। फिर उसके बाद वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है, ताकि वहाँ पे जाके ये प्योर हो जाए। फिर लंग्स में जाने के बाद फिर वापस ये हार्ट में आता है। फिर वहाँ से पूरे बॉडी में हर एक टिश्यू में ये पहुँच जाता है। तो दो बार सर्कुलेशन होता है ब्लड का, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले ये जान लेंगे हार्ट जो होता है इसको हम लोग एक पंपिंग मशीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है ना। लगभग समझ लीजिए आप 1 मिनट में ये 60 से 100 टाइम्स बीट करता है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें हमने बात किया था रिस्पिरेशन के बारे में, कि रिस्पिरेशन कैसे होता है। इसके बाद का जो टॉपिक है वह है मानव में वहन, मतलब कि मानव में सर्कुलेशन। तो इसमें हम सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें अहम रोल निभाएगा कौन? हार्ट। पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। तो पिछले अनुभाग में हमने पढ़ा था कि जो ब्लड होता है वो क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी में फूड को, ऑक्सीजन को, इस सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कक्षा 9 में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। तो रुधिर क्या है? तरल होता है और एक संयोजी ऊतक होता है, मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें जैसे कि ब्लड है, तो ब्लड में क्या क्या पाया जाएगा? ब्लड में प्लाज्मा पाया जाएगा, आरबीसीज होंगे, डब्ल्यूबीसीज होंगे, प्लेटलेट्स वगैरह होंगे ना। तो ब्लड में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है, जो भी क्या है? एक तरल माध्यम होता है। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य का विलीन रूप में वहन करता है। तो प्लाज्मा क्या करता है? भोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का, जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको वो डिजॉल्व पोजीशन में, डिजॉल्व स्टेट में इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें कैसी होंगी? प्लाज्मा में डिजॉल्व होंगी, ठीक है, विलीन होंगी, घुली हुई होंगी। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। तो हमने पहले ही आपको बताया था, इससे पहले टॉपिक हमने रिस्पिरेशन पढ़ा था, इसमें हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन क्या करती हैं? अपने साथ ले जाने का काम करती हैं। तो ऑक्सीजन को फैलाने का काम हीमोग्लोबिन भी करती है। हमने आपको बताया था हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है ना। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है कहाँ पाया जाता है? आरबीसी से पाया जाता है, मतलब कि लाल रुधिर कणिकाएं में पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं, ले जाने का काम करती हैं, क्योंकि लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर वो ले जाने का कार्य करता है ऑक्सीजन को। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। लवण का ट्रांसपोर्टेशन भी रुधिर ही करता है, ब्लड ही करता है। अतः हमें एक पंपन तंत्र की आवश्यकता है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नलियों के एक परिचय की आवश्यकता है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके, तथा एक तंत्र की जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके। तो आपने बताया कि ब्लड का कार्य हमने पूरा बताया आपको। ब्लड ऑक्सीजन का, भोजन का, अनवर्ज्य पदार्थों का मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का या भोजन का या नाइट्रोजनस वेस्ट का वहन करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ना। फिर हमने ये सब बताया कि ब्लड में क्या पाए थे? लाल रुधिर कणिकाएं पाए थे, जिसको इंग्लिश में आप आरबीसीज भी बोल सकते हो, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ये क्या करती हैं?
ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है। तो ब्लड का इतना काम है, तो पूरी बॉडी में एक एक टिश्यू के पास क्या होना चाहिए, ब्लड होना चाहिए ना। तो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए एक मशीन होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं हार्ट। तो हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है, एक एक जगह पर, एक एक कोने पर ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड की जरूरत है, क्योंकि ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे हार्ट के बारे में। हमारा पंप हृदय, हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय कैसा होता है, हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है, अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। तो यहाँ क्या लिखा है कि क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करना होता है, तो रुधिर क्या करता है, ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले जाने का काम करता है और ऑक्सीजन को भी ले जाने का कार्य करता है। तो इसमें ये होता है कि जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है और ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो नहीं है, दोनों एक दूसरे में घुल मिल ना जाए। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि जो हार्ट होता है हमारा, वो 4 अलग भागों में बटा होता है, 4 अलग कमरों में बटा होता है। क्योंकि ब्लड का कार्य क्या है, ऑक्सीजन से जो युक्त रुधिर है उसको भी ले जाने का काम करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रुधिर उसको भी ले जाने का कार्य कर रहा है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रुधिर का मतलब कि ये इम्प्योर ब्लड है, प्योर नहीं है, और ऑक्सीजन से युक्त रुधिर है मतलब कि वो प्योर है। तो इस वजह से हमारा हार्ट जो होता है 4 अलग अलग कमरों में बटा होता है, ताकि ये दोनों आपस से मिल ना जाए। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुसफुस में जाना होता है तथा फुसफुस से वापस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। तो यहाँ पे हम आपको अच्छे से समझाते हैं, पहले इस पूरे को हम लोग पढ़ लेते हैं। हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुसफुस से हृदय में बाई और स्थित कोष्ठ तथा बाह्य नीलन अलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बाह्य अलिंद शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ बाह्य नीले फैलता है तब यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है तथा अपनी बारी पर जब पेशी बाह्य नीले संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर से भी ऑक्सीजनिक रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है, नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां नीले फैल जाता है, यह रुधिर को दाएं नीले में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकृत हेतु अपनी बारी पर फुसफुस में पंप कर देता है। अलिंद की अपेक्षा नीले को पेशी भित्ति मोटी होती है। तो यहाँ तक देखिए इन्होंने जो बताया है, ये बताया है कि ब्लड का सर्कुलेशन मतलब कि जो ब्लड है वो इम्प्योर से प्योर कैसे हो जा रहा है, यहाँ पे इन्होंने ये बताया है इस पूरे पैराग्राफ में। तो अगर हम ऐसे समझेंगे तुमको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए इन्होंने क्या बताया था मैंने आपको कि हार्ट का कितना भाग होता है, 4 होता है ना, 4 कमरे होते हैं। तो 4 कमरे में 2 कमरे को हम लोग कहते हैं अलिंद और 2 कमरे को हम लोग कहते हैं नीले। एक दायां अलिंद होता है, हार्ट का जो दायां तरफ होता है उस तरफ एक दायां अलिंद पाया जाता है और दायां नीले पाया जाता है, ठीक है। ये दोनों कमरों के नाम हो गए। और बाएं तरफ एक बायां अलिंद और बायां नीले पाया जाता है। अलिंद को इंग्लिश में ऑट्रियम कहते हैं एंड नीले को इंग्लिश में हम वेंट्रिकल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए मैंने एक फिगर दिखाया है, इसमें देखिए लिखा है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल मतलब नीले, एट्रियम मतलब अलिंद। तो हार्ट के 4 कमरे होते हैं, ठीक है, 4 कमरे हो गए। तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, जो कि इम्प्योर ब्लड होता है, उसको सबसे पहले हार्ट के अंदर आना होता है, ताकि फिर यहाँ से वो लंग्स में जाए। लंग्स मतलब फुसफुस, ताकि यहाँ से वो लंग में जाए और वहाँ से प्योर होकर वापस हार्ट में आए, फिर हार्ट इसको पूरे बॉडी में फैला दे। तो हार्ट के अंदर ये इम्प्योर ब्लड आता कहाँ से है, तो यहाँ पे देखिए एक ऊपर लिखा हुआ है सुपीरियर वेना केवा।
यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना क्या क्या करता है, नीचे से आपकी बॉडी का, जो आपके शरीर का निचले का हिस्सा, नीचे का जो हिस्सा है, नीचे के हिस्से से इम्प्योर ब्लड को, अशुद्ध रुधिर को लेता है, और सुपीरियर वेना केवा आपकी बॉडी के ऊपर साइड से अशुद्ध रुधिर को लेता है। फिर ये जो रुधिर है इस नली के अंदर से होते हुए, इस नली के अंदर से होते हुए, ये नली अंदर से अटैच होती है, यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, इस नली के अंदर से होते हुए जो अशुद्ध रुधिर होता है वो आ जाता है राइट एट्रियम, मतलब दाएं अलिंद में। अब इतना जान लीजिए कि दाएं तरफ हट के जो रुधिर होता है वो शुद्ध नहीं होता, बाएं तरफ शुद्ध होता है, तो दाएं अलिंद में आ जाता है। दाएं अलिंद मतलब राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम के अंदर अशुद्ध ब्लड आ गया। अब ये अशुद्ध ब्लड क्या होगा कि राइट एट्रियम से, मतलब दाएं नीले से होते हुए जाएगा दाएं अलिंद में, मतलब कि राइट वेंट्रिकल में। और इन दोनों के बीच में एक समझिए दरवाजा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये जो दरवाजा होता है, मतलब कि दाएं अलिंद वाला जो कमरा है उस कमरे से दाएं नीले वाले कमरे में आने के लिए एक दरवाजा होता है जिसको हम राइट ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ये जो दरवाजा होता है ये ऐसा दरवाजा होता है कि अगर दाएं अलिंद से ब्लड, अशुद्ध ब्लड दाएं नीले में चला आता है तो यहाँ से वापस नहीं जा पाता है। फिर यहाँ से देखिए सारा जो अशुद्ध ब्लड है दाएं अलिंद नीले में आ गया। अब दायां नीले क्या करेगा, संकुचित होगा, मतलब कि सिकुड़ेगा। जैसे कि आपके इसमें लिखा था कि देखिए दाएं अलिंद संकुचित होता है, नीचे वाला संगत कोश दाएं नीले फैल जाता है, यह रुधिर को दाएं नीले में स्थानांतरित कर देता है। तो राइट एट्रियम में जब दाएं अलिंद में ब्लड आया था शुद्ध, तो ये क्या करता है, सिकुड़ जाता है, जिससे सारा ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हुए दाएं नीले में आ जाता है। फिर दाएं नीले क्या करता है, संकुचित होता है, मतलब कि सिकुड़ जाता है, जिससे सारा अशुद्ध ब्लड कहाँ जाता है, इसमें जाता है। ये जो नली आप देख रहे हैं जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, इसके अंदर इसका एक देखिए दो, इस पल्मोनरी आर्टरी में देखिए दो रास्ता, एक इधर साइड जा रहा है और एक इधर साइड जा रहा है और एक ये इधर साइड आ रहा है। तो ये सारा अशुद्ध ब्लड यहाँ से चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में जाने के लिए भी रास्ता होता है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। तो पल्मोनरी आर्टरी से सारा ब्लड चला जाएगा लंग्स के अंदर। लंग्स में जाने के बाद सारा ब्लड क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा, मतलब कि ऑक्सीजन से मिल जाएगा। फिर ऑक्सीजन से मिलने के बाद ब्लड शुद्ध हो जाता है। फिर ऑक्सीजन मिलने के बाद सारे ब्लड आएंगे वापस हार्ट के अंदर। तो हार्ट के अंदर कैसे वापस आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पल्मोनरी वेन। ये देखिए दो नली दिखी हुई है ना, नली है, ये सब क्या है, ये क्या है, पल्मोनरी वेन है। अब लंग से, फुसफुस से सारा शुद्ध ब्लड इसी पल्मोनरी वेन से होते हुए कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में, मतलब कि बाएं अलिंद में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, बाएं अलिंद में आ जाएगा। अब बाएं अलिंद में आने के बाद ये बाया अलिंद जो है, देखिए ये जो पल्मोनरी वेन था, लंग से, फुसफुस से सारा शुद्ध ब्लड पल्मोनरी वेन से होते हुए बाएं अलिंद में आ गया, मतलब कि लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया। अब बाएं अलिंद क्या करेगा, सिकुड़ेगा, जिससे सारा शुद्ध ब्लड इस वॉल्व से, इस दरवाजे से, जिसको हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, इस दरवाजे से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, मतलब कि बाएं नीले में। ये जो वॉल्व है ये भी ऐसा वॉल्व है कि एक बार ब्लड बाएं अलिंद से बाएं नीले में आ जाएगा तो वापस नहीं जा पाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और शो किया गया है, ये देखिए ये जो इतना, ये जो रेड कलर का शो किया गया है इसको बोलते हैं ऑर्टा। इसका काम क्या है कि जब लंग से सारा ब्लड बाएं अलिंद में आएगा, फिर बाएं नीले में आएगा, तो बाएं नीले से क्या करेगा, जो बायां नीले होता है वो सिकुड़ेगा। सिकुड़ने के बाद सारा ब्लड क्या करेगा, ऑर्टा के अंदर चला जाएगा। ऑर्टिक वॉल्व से होते ऑर्टा के अंदर सारा ब्लड चला जाएगा। फिर यहाँ से सारा ब्लड पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो इस तरीके से ये सर्कुलेशन होता है। एक तरफ से सारा खराब जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ये सारा ब्लड सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा होते हुए राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम मतलब
दाया अलिन्स में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल मतलब दाया नीले में आएगा, वहाँ से सारा ब्लड चले जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, सारा ब्लड चले जाएगा, वहाँ से लंग्स में जाएगा, लंग्स में सब सारे ब्लड में ऑक्सीजन भर जाएगी, समझ लीजिए ऑक्सीजन से वो मिल जाएगा। फिर ऑक्सीजन से मिलने के बाद सारे ब्लड इस पल्मोनरी वेन से होते हुए आएंगे लेफ्ट एट्रियम में, मतलब कि बाएं अलिन में, बाएं अलिन सिकुड़ेगा जिसे बाएं नीले में जाएंगे, और वहाँ से सारे बल इस ऑर्टा से होते हैं जो रेड कलर का शो किया गया होते सारे बॉडी में फैल जाएंगे। तो इस तरीके से इसका सर्कुलेशन होता है। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, क्योंकि नीले को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है, जबकि अलीन या नीले संकुचित होते हैं, तो वॉल्व भी उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करता है। ये मैंने बताया था आपको कि जो वॉल्व पाया जाता है, दरवाज़ा पाया जाता है, जिससे ब्लड एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है, ब्लड वापस उस कमरे में नहीं जा सकता है। तो ये वॉल्व ऐसा होता है, वन वे वाला होता है, एक बार चला जाएगा ब्लड तो वापस उसमें नहीं जा पाएगा। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो इसके आगे लिखा हुआ है फुसफुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। ठीक, इसके आगे हम पढ़ते हैं। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा वे ऑक्सीजन रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। तो यही हमने बताया था कि जो हार्ट होता है वो अलग अलग चैम्बर्स में, अलग रूम में बटा होता है, ताकि जो ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित है वह रुधिर एक दूसरे से मिल ना सके। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य को करने के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, शरीर का तापमान परिवार के तापमान पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में कहने का मतलब इनका ये है, जैसे कि एक वार्म ब्लडेड होते हैं जंतु और एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो जो वार्म ब्लडेड होते हैं और कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस क्या हैं, वार्म ब्लडेड है ना। तो वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड में ये फ़र्क है कि जो वार्म ब्लडेड वर्ग की जो बॉडी होती है, अगर उनका इन्वायरमेंट गर्म है बहुत, अगर उनका इन्वायरमेंट बहुत ठंडा है, वो उस हिसाब से अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अगर उनका इन्वायरमेंट ठंडा है तो उनकी बॉडी भी ठंडी हो जाती है, उनका इन्वायरमेंट गर्म है तो उस वजह से बॉडी भी गर्म रहती है। तो वो अपने खुद को, अपनी बॉडी को इन्वायरमेंट के हिसाब से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो अपनी बॉडी को इन्वायरमेंट के हिसाब से मेंटेन रखते हैं। अगर इन्वायरमेंट बहुत ठंडा है तो बॉडी उस हिसाब से खुद को मेंटेन रख लेगी, अपना टेम्परेचर मेंटेन रख लेगी। इन्वायरमेंट बहुत गर्म है तो बॉडी खुद को मेंटेन रख लेती है। तो इस कार्य को करने के लिए बॉडी को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ये ऊर्जा को कैसे मिलती है, एटीपी के रूप में मिलती है ना। तो एटीपी क्या करते हैं लोग, बहुत एटीपी को खर्च करते हैं ताकि बॉडी के टेम्परेचर को वो मेंटेन रख सकें, मतलब कि बहुत ऊर्जा को वो खर्च करते हैं, बहुत एनर्जी लॉस करते हैं। तो इस वजह से इनकी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत है मतलब कि बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, फूड की ज़्यादा ज़रूरत है। तो बॉडी को अगर ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत है तो मतलब बॉडी को फूड की ज़्यादा ज़रूरत है, और फूड की ज़्यादा ज़रूरत है बॉडी को, तो उसको मतलब बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत भी होगी। तो शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान पर निर्भर करता है। जल स्थल पर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय होता है, और यह ऑक्सीजनीकृत या विऑक्सीजनीकृत मतलब कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड रुधिर धारक को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत से जंतु ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में 4 चैम्बर हार्ट नहीं होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है, जिस वजह से जो ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड थोड़ा बहुत आपस में मिल जाते हैं।
दूसरी ओर मछली के हृदय के केवल 2 कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर कुलोम में प्रवेश करता है, जहाँ से यह ऑक्सीजन हो जाता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। तो बहुत से ऐसे भी होते हैं जीव जिसमें जैसे कि हार्ट में 2 चैम्बर होता है। जैसे कि आप फिश ले लीजिए, फिश के हार्ट में 2 चैम्बर होता है ना। तो जब वो फिश के हार्ट में 2 चैम्बर होता है तो रुधिर क्या करता है, कुलोम में जाता है। जैसे कि हमारी बॉडी में फुफ्फुस होता है तो उनकी बॉडी में कुलोम होता है। रुधिर कहाँ जाएगा, हार्ट को ऑक्सीजन, ब्लड को ऑक्सीजन करने के लिए कुलोम में जाएगा। कुलोम में जाने के बाद जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेट हो जाता है, मतलब कि प्योर हो जाता है, और फिर उसको शरीर के बाहरी भागों में भेज दिया जाता है। जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड को प्योर करने का काम किसने किया था, लंग्स ने किया था ना। वैसे फिश की बॉडी में ब्लड को प्योर करने का काम कौन करता है, क्लोम करता है। उनकी बॉडी में लंग्स की जगह पे क्लोम होता है। तो जब ब्लड होता है वो इम्प्योर ब्लड जो होता है वो क्लोम में जाता है और वहाँ से प्योर होके पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो ये जो इनकी बॉडी में जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर होता है। तो किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 होता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार में रुधिर हृदय में जा जाता है। तो मछलियों में कैसा है सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन नहीं है, सिंगल सर्कुलेशन है। एक बार में ही ब्लड प्योर हो गया, पूरी बॉडी में चला गया। लेकिन ह्यूमन में कैसा था, ब्लड कैसा था, सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन था। मतलब कि पहले इम्प्योर ब्लड हार्ट के एक साइड में आया, राइट साइड में आया, वहाँ से वो लंग्स में गया, फिर लंग्स से प्योर होकर फिर हार्ट में आया, फिर वहाँ से पूरी बॉडी में वो चला जाता है। दूसरी ओर अंतःशिकुर में प्रत्येक चक्र में 2 बार हृदय में हो जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो जैसे कि मैं बताया था कि शुरू में एकदम बताया था कि डबल सर्कुलेशन इसको कहते हैं। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो सर्कुलेशन होता है इस टाइप का ह्यूमन सर्कुलेशन, उसको हम लोग डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं या दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। तो ये मेरी वीडियो थी मानव में वहन पर। आई होप को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।